नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर मेडिकल अस्पताल में राजमेश से जुड़े डॉक्टर गुरुवार को भी हड़ताल पर हैं। उधर अस्पताल से डॉक्टरों के नदारद होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं डॉक्टरों ने डाइंग कैडर की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। राजमेश के डॉक्टरों ने हॉस्टल कैंपस में भी नारेबाजी की। उधर चौथे दिन एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी राजमेश डॉक्टर्स के हड़ताल के समर्थन में आ गए। इंटर्न डॉक्टर ने बकाया स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दिया है। राजमेश से जुड़े डॉक्टर राज्य सेवा नियम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल के 80 डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के नहीं होने से मरीजों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं ओपीडी में भी डॉक्टरों की संख्या कम होने से मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इस दौरान डॉक्टरों ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगें नहीं पूरा करेगी और प्रदेश भर में आंदोलन तब तक ऐसे ही जारी रहेगा। आरएसआर के कैडर में लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी नोटशीट चलाई तो उस नोटशीट में ये लिख दिया कि ये जो आरएसआर के नियम है वो 1 अगस्त 2024 के बाद में ज्वाइन होने वाली जो फैकल्टी है सिर्फ उन्हीं पर लागू होंगे। हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और साथ में जो पुरानी फैकल्टी है उनको डाइंग कैडर में डाल दिए, जिनके ऊपर राजमेश के पुराने नियम जो किसी काम के नहीं इस तरह के नियम लगा दिए। जिन फैकल्टी ने अपनी दिन रात मेहनत करके मेडिकल कॉलेज को खड़ा किया है उनको 2M दर्जे का डॉक्टर और मृत चिकित्सक घोषित कर दिया। हम इस अपमानजनक सरकार के रवैये को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा हड़ताल का लगातार चौथा दिन है। हम उनसे सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई जो 2024 के बाद में आप आरएसआर के नियम लागू कर रहे हो, मतलब इसका मतलब इस चीज में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है कि राजमेश के चिकित्सक शिक्षकों को आरएसआर के नियम दिए जा सकते हैं। जब ये नियम 2024 से दिए जा सकते हैं तो यही नियम 2017 से भी दिए जा सकते हैं। तो ये जबरदस्ती 2M दर्जे का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे। सब राजकीय चिकित्सालय डूंगरपुर के इंटर्न्स डॉक्टर हैं। हमें यहाँ पे काम करते हुए 5 महीने होने को आए, लेकिन अभी तक हमारे हॉस्पिटल के द्वारा और राजमेश की सरकार के द्वारा हम लोगों को किसी प्रकार का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया गया है। ऐसे में हम लोगों के पास ना ही रहने का कोई पैसा है, ना ही खाने का पैसा है। सरकार इस चीज पे क्या कर रही है ये हमें जानना है। सबसे पहले तो होते हुए हमारे पास रहने और खाने का पैसा नहीं है। राज्य में सरकार को हम लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करके हम लोगों का जो स्टाइपेंड है वो देना चाहिए। प्रदेश में सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण जयपुर के कई इलाकों में कचरे का निस्तारण नहीं होने के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। सफाई कर्मियों की मांग है कि 24,797 पदों पर होने वाली भर्ती मस्ट्रोल के आधार पर हो और वहीं सफाई कर्मचारी की बहाली में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। देखिए मामले को लेकर वीरेंद्र की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में सफाई कर्मियों की हड़ताल का दूसरा दिन है और इसी हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में अगर मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो मुख्य मार्ग हैं वहां पे कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस हड़ताल के चलते उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है। मैम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम? मेरा नाम हर्षा शर्मा है। मैं यहीं पे जॉब करती हूँ। इस गंदगी की वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ पे क्लाइंट विजिट तक नहीं करना पसंद करते। हम लोग आज गोपाल बाड़ी में खड़े हैं। ये हार्ट ऑफ द सिटी है, ये हेरिटेज लोकेशन है। यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं सिर्फ विजिट करने के लिए। हथरौई फोर्ट यहाँ पे बहुत फेमस है। स्टिल यहाँ पे लोग आने के बाद में यही फोटोज लेके जाते हैं एंड अपनी अदर अदर कंट्रीज में दिखाते हैं कि दिस इज जयपुर। तो आई डोंट फील कि जयपुर में ये गंदगी होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। इस तरीके से सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, तो क्या कहेंगे उनकी जो एक हड़ताल का रास्ता अपनाया है वो सही है? हो सकता है कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है, बिकॉज जो चीज़ें उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से वो हड़ताल करे, जिसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट उनसे बैठ के डिस्कशन किया जाए, कुछ सोल्यूशन निकाला जाए ताकि ये गंदगी हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सरकार और जो सफाई कर्मी हैं उनके मध्य वार्ता होनी चाहिए, जिससे क्या है कि बीच का रास्ता है वो निकाला जाए। सर मैं आपसे भी बात करूँगा कि क्या कहेंगे, क्योंकि ये हड़ताल है, पिछले आज दूसरा दिन है, जगह जगह पे कचरे ये यहाँ पे नहीं है, सभी पूरी जयपुर में गंदगी बहुत। ये ना ये कचरा जगह जगह पड़ा हुआ, ये गंदगी बहुत हो रही है जयपुर में। मच्छर से बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी हो रही है जगह। और बारिश का सीजन अलग, बारिश तो वैसे नहीं आ रही, और गंदगी हो रही है इससे ज़्यादा। बारिश आएगी तो पता नहीं क्यों ज़्यादा गंदगी। अच्छा,
लेकिन जिस तरीके से अभी आप तो जगह जगह घूमते भी हैं क्योंकि आप ई रिक्शा चलाते हैं, हाँ, टूरिस्ट भी बोलते टूरिस्ट हैं भी जयपुर घूमते में हैं, गंदगी तो हो। टूरिस्ट वगैरह क्या फीडबैक देते हैं? बोलते हैं आपके जयपुर में बहुत गंदगी है, जाने का इच्छा नहीं होती उनकी। अच्छा, इधर ज़्यादा गली में जाते हैं तो इच्छा नहीं होती उनकी कहीं भी। बहुत गंदगी है जयपुर के अंदर। बिल्कुल। देखिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ई रिक्शा चालक हैं, जो अपने ई रिक्शा के माध्यम से जो आम जो पर्यटक आते हैं उनको पूरे जयपुर की विजिट करवाते हैं, लेकिन जब उन्हें ये फीडबैक सुनने को मिलता है कि जयपुर में काफ़ी जगह कचरे के ढेर है और जो उसकी बदबू होती है उसकी वजह से पर्यटकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि हड़ताल कितने दिन तक रहती है जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। फारूक, जिस तरीके से ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं, हड़ताल को क्या सही मानते हो सफाई कर्मियों की? देखो, अगर वो अपनी मांगों पे अगर कोई चीज़ अड़चन है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो अपनी मांगे सही मांग रहे हैं बिल्कुल। और गवर्नमेंट को उनकी सुविधा जो भी है वो उपलब्ध करवाई जाए ताकि ये जयपुर राजस्थान का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत शहर है ये, ताकि लोगों जो टूरिस्ट आते हैं बाहर के म्यूज़ियम देखने के, भाई राजस्थान बहुत अच्छा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है राजस्थान के अंदर। सड़कें देख लो या कचरे का ढेर देख लो, कोई भी हर चीज़ देख लो, राजस्थान के अंदर ओनली फॉर गंदगी है। सफाई की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि जगह जगह पे सड़कों के किनारे ये गंदगी फैली हुई है, तो आप जगह जगह पे घूमते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं आप सब लोग, तो क्या कुछ टूरिस्ट कहते हैं आपको? टूरिस्ट यही कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने राजस्थान में, जयपुर में आकर हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। इससे बढ़िया हमारा बोले सूरत, गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से बोले सूरत सबसे बेस्ट नंबर पे, बोले इंदौर चल जाओ, बाकी इतना गंदगी जितना जयपुर के अंदर है बाकी और कहीं पे भी नहीं है। लेकिन एक तरफ तो निगम दावा कर रहा है कि हम जल्द सूरत और जो इंदौर है उनको पीछे छोड़ेंगे। नहीं, सूरत का मुकाबला और बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा, तहे दिल से। जब बेंगलोर और सूरत वहाँ ऐसा है कि वहाँ कचरा फेंकना या गंदगी करना अलाउ नहीं है, और ना वहाँ गवर्नमेंट ओनली खुद सफाई पूरा सपोर्ट करती है। बिल्कुल। देखिए, जो टूरिस्ट हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि गंदगी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भी हैं। बाबूजी, क्या करते हैं आप? उठाते हैं। अच्छा, ये कचरा वगैरह उठाते हो, तो हड़ताल है तो फिर अभी खुली है 11 बजे से। है? अभी 11 बजे खुली है। तो आप क्या हड़ताल को सही मानते हैं? अब वो तो पता नहीं किस मामले में हुई है, मेरा हमारे को तो क्या नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। क्योंकि जिस तरीके से जो आपके सफाई कर्मियों के जो कह सकते हैं कि पूरे लोग हैं विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जो भर्ती होने वाली है 24,000 के करीब, उन भर्तियों में वाल्मीकि समाज को है वो तरजीह दी जानी चाहिए। क्या वाकई में उनकी मांग सही है? ये तो जायज़ है वैसे तो, अगर वो मांग कर रहे हैं तो जायज़ है। तो वो तो ये बोल रहे हैं कि हम कुछ भी सफाई नहीं करेंगे, लेकिन आप तो कचरा उठाने के लिए आ गए अभी। वो क्या है कि हम वो सफाई कर्मचारियों की है, कचरा उठाने वाले की नहीं। अच्छा। वो हमारे को रोक दिए थे, जो भाई चलो रुक गए थे हम, उनकी बात भी माननी पड़ी है, फिर खुल गई है, फिर हम आ गए। तो आप निगम की तरफ से? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, प्राइवेट कंपनी से। तो आपको कौन मतलब हायर करता है, निगम या फिर देखो, निगम से ही होता है अरे सबसे। अच्छा, तो आप हड़ताल को जायज़ मानते हैं कि नहीं? नहीं, जायज़ मानने की चीज़ हो तो उसको मानना ही पड़ता है, नहीं मानने की चीज़ हो तो उसको नहीं मानना पड़ता। बिल्कुल। देखिए, जो हड़ताल है वो एक कोई किसी भी बात को रखने का एक तरीका नहीं होता है। इस हड़ताल के चलते आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक रास्ता ये है कि सरकार और जो सफाई कर्मी हैं उनकी जो विभिन्न मांगे हैं उनको सुनकर एक बीच का रास्ता है वो निकाला जाए और उससे जो आम जनता को परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं उस परेशानी के अंदर निजात मिल सके। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश जश्न की तैयारी कर रहा है। वहीं जयपुर के शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज का परिवार अपने बेटे की शहादत पर फख्र महसूस कर रहा है। देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाने को तैयार है और द्रास सेक्टर के लोग कारगिल युद्ध के गवाह रहे हैं। ऐसे में उनके लिए ये दिन सेना के शौर्य और वीरता की यादों को ताजा करता है। लद्दाख के एंट्री गेट के तौर पर जाने जाने वाला द्रास कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच का सेंटर था। एक्चुअली सिर्फ मुश्किल में ही गोलाबारी नहीं हो गई, पूरे द्रास इलाके में हो गई। द्रास इंडिया गेट से लेकर काक्सर पुल तक ये द्रास कहलाता है।
इसमें 19 रेवेन्यू विलेजेस हैं। इसमें से सिर्फ 2 या 3 गांव बचे थे जहां गोला नहीं पड़ा, बाकी सारे गांवों में गोला पड़े। और फिर ये 13 मई का दिन था 99 को, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया एज नायब तहसीलदार द्रास में, तो उसी दिन गोलाबारी शुरू हो गई। उस वक़्त यहाँ द्रास में गोलाबारी हो रहा था तो वहाँ से लोग भाग के मुश्को आ गए। जब मुश्को आके 1-2 घंटा लग गया तो यहाँ भी शुरू हो गया। फिर वहाँ से जो लोग आए थे वो सब फिर वापस चले गए, हम लोग यहीं ठहर गए। फिर उसके बाद गोलाबारी हो गया। दूसरे दिन आधा गांव शिफ्ट हो गया करगिल की तरफ। द्रास से गुजरने वाला नेशनल हाईवे लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। द्रास की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ज्यादातर हमले इसी इलाके में करता है। जो नेशनल हाईवे जो हमारा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, वो नेशनल हाईवे द्रास के मेन सिटी से होते हुए गुजरता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बैक पीछे इस वक्त जो ब्रिज है जिसको मरपुछू ब्रिज कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी यही था कि इस नेशनल हाईवे को जो है रोका जाए, इसको डैमेज किया जाए, ताकि जो है उनकी जो रसद है या बाकी जो भी इम्पोर्टेंस जिसको लाइफ लाइन कहते हैं हमारे लद्दाख के लिए, उसको रोकने की कोशिश थी। यही वजह था कि सबसे ज़्यादा अटैक और सबसे ज़्यादा बमबारी द्रास सेक्टर में होने का यही हुआ, क्योंकि नेशनल हाईवे को रोक के वो और ज़्यादा उसका फ़ायदा लेना चाहते थे। 1999 में तकरीबन 2 महीने तक चले युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विदेशी सैलानी से दुष्कर्म का मामला बूंदी जिले में दर्ज किया गया है। सैलानी के साथ 3 से 21 जुलाई तक कई बार वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने एक एनओजी की मदद से बूंदी महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामला अजमेर का होने के चलते 0 एफआईआर दर्ज कर अजमेर के सिविल लाइंस थाने को भेज दी गई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है और महिला थाना एसएचओ ने कहा कि पीड़ित महिला यूएसए की रहने वाली है। अजमेर घूमने के दौरान महिला की सोशल मीडिया पर परिचित युवक से मुलाकात हुई। इस दौरान युवक महिला से रेप के बाद फर्जी शादी उसने की। महिला के जिद करने पर युवक महिला को घर लेकर गया, जहां महिला ने युवक की पत्नी और बच्चे को देखकर बेवफाई का एहसास उसे हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानव राठौड़ अजमेर का निवासी है। यूएसए की महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। युवक ने शादी का झांसा देकर महिला को अजमेर बुलाया और शादी का झांसा देकर महिला के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। एक विदेशी महिला थी जो किसी एनजीओ के युवक के माध्यम से श्रीमान एसपी साहब महोदय बूंदी के पेश हुई, जिसने एक लिखित में परिवार दिया, जिसके माध्यम से महिला थाना बूंदी में 0 एफआईआर दर्ज की गई। 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद में पीड़िता का तुरंत मेडिकल करवाया गया रात्रि 10 बजे। उसके बाद में इसको सिविल लाइन थाना अजमेर में भेजा गया और इस पे अब जो अगली कार्रवाई, आगामी कार्रवाई वो अजमेर पुलिस ही करेगी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से बड़े खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई और शूटर्स के बीच बातचीत के ऑडियो क्लिप्स का जिक्र है। ऑडियो क्लिप्स में अनमोल अपने पाल और गुप्ता को हेलमेट पहनकर नहीं जाने और सिगरेट पीने को कहता है ताकि दोनों बेखौफ दिख सकें। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग से पहले अनमोल बिश्नोई के शूटर्स को निर्देश दिया गया था। निर्देश में कहा गया कि जब तुम हमला करने जाना तब हेलमेट पहनकर मत जाना और सिगरेट पीते रहना ताकि निडर दिखो। अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि तुम लोग इतिहास बनाने वाले हो। वहीं चार्जशीट में सलमान खान का बयान भी शामिल है। सलमान ने कहा कि अनमोल बिश्नोई से उनके परिवार को खतरा है। दूसरी तरफ अनमोल बिश्नोई और घटनास्थल पर मौजूद शूटर विक्की कुमार गुप्ता के बीच सिंगल ऐप के जरिए बातचीत का भी जिक्र चार्जशीट में जोड़ा गया है। अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को निर्देश दिया था कि सलमान के घर पर हमला ऐसा करना है कि सलमान खान डर जाए। वहीं चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई लगातार शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता से संपर्क में होने का जिक्र है। पुलिस का दावा है कि एक मौके पर शूटरों ने गुजरात के जेल में बंद लॉरेंस से बात की थी। लॉरेंस ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उन्हें हमले के लिए तैयार रहना चाहिए।
अलवर जिले की गोविंदगढ़ पुलिस ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने कहा कि 19 जुलाई को परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में न्याड़ा गांव के पेट्रोल पंप से आगे लूटपाट का जिक्र किया। पीड़ित ने कहा कि 3 बाइक सवार लोगों ने घेर कर कट्टे की नोक पर नकदी और बाइक छीन ली, साथ ही मारपीट की। वहीं दूसरा मामला 21 जुलाई का है। नौगांवा में पेमेंट का कलेक्शन कर लौटते वक्त 3 अनजान बाइक सवार शख्स ने धारदार हथियार से वार कर करीब 2.45 लाख की लूट की है और दोनों रिपोर्ट पर अलग अलग मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस टीम ने 2 आरोपी को डीग जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वारदात में शामिल होने की बात पूछताछ में कबूल की है। साथ ही अनेक वारदातों को अंजाम देने की बात कही। एसपी ने कहा कि ये एक बड़ी गैंग है। इस गैंग ने करीब 2 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी ने करीब 1 दर्जन वारदात को अंजाम दिया है। देखिए, गोविंदगढ़ में पिछले कुछ दिनों में 2 लूट की वारदात हुई। दोनों की मोडस ऑपरेंडी सिमिलर थी। जो कलेक्शन एजेंट होते हैं, जब वो पैसे लेकर के जाते हैं तो रात के समय सुनसान में उनको रोककर उन पे वार कर या हथियार दिखाकर उनसे पैसे लूट लेना। तो इसके खुलासे के लिए हमने एसएचओ और सीओ के निर्देशन में एक टीम लगाई। उन्होंने सफलता प्राप्त करते हुए 2 आरोपी नरेश पुत्र बलराम गुजर निवासी साध थाना नगर और राम अवतार पुत्र सियाराम गुजर निवासी बरखेड़ा थाना नगर, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने ये दोनों वारदातें करना कबूल किया है और इन्होंने बताया है कि इनके साथ कुछ और गैंग में मेंबर हैं। तो इस गिरोह को पकड़ के ना एक बड़ी सफलता है जिला पुलिस के लिए, क्योंकि पिछले करीब 1-1.5 साल में जिले और आसपास में जितनी भी इस प्रकार की वारदातें हुई हैं वो सारी इसी गैंग द्वारा है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एमबीबीएस के छात्रों पर शराब पीकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मारपीट और रैगिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित छात्र ने सदर कोतवाली थाने में मारपीट के वीडियो के आधार पर अज्ञात स्टूडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं सदर कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित छात्र की रिपोर्ट पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित छात्र का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल कराया गया है और पीड़ित छात्र अंकित का कहना है कि 22 जुलाई को क्लास अटेंड करने के बाद कार्डिक डिपार्टमेंट से हॉस्टल की ओर जा रहा था, तभी एमबीबीएस के कुछ छात्र नशे में मारपीट करने लगे। आरोपियों ने पीड़ित को अगवा कर हॉस्टल ले जाकर उसे प्रताड़ित किया। पुलिस को सौंपे वीडियो में पीड़ित के आरोपी की पुष्टि हो रही है। ये अंकित सामोदा कार्डियो पार्किंग से अपनी बाइक उठा रहे थे। उस टाइम झिरमिर बारिश आ रही थी। पीछे से कोई 2-3 लड़के थे जो ये बता रहे हैं कि अपने मेडिकल कॉलेज के थे। इनके कार शुरू हुई, आपस में लड़ाई थी। तो ये बता रहे बंदी बनाए। उस दिन इन्होंने ये रिपोर्ट दी, अर्जेंट में हटवा दिया आके। फिर इन्होंने कहा कि हम विभागीय कार्रवाई चाहते हैं। फिर कल जाके ये थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब ये जांच से पता चलेगा कि क्या है। 2 बज गए थे और बरसात आ रही थी, तो हमारी ड्यूटी लगती है कार्डियक ऑफिस वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हम घर के लिए जा रहे थे रूम पे। तो वहाँ पे 2-3 बंदे आए। पहले तो उन्होंने शराब पी रखी थी और वो आए और गाली गलौज की। उन्होंने गाली गलौज की तो हमने ऐसे बोला भाई गाली गलौज मत कर। तो उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसे पकड़ा। पकड़ते ही फिर 2-3 बंदे और आ गए उनके और मारने लग गए। मारते मारते फिर मेरे को उठाया जबरदस्ती उठा के उनकी हॉस्टल है एमबीबीएस वालों की हॉस्टल, उसके अंदर लेके चले गए। फिर वहाँ पे हमारे स्टाफ वाले को पता चला तो वो आए, उन्होंने मेरे को छुड़वाया। और जो मेरा साथी है साथ में था उसने वो वीडियो भी बना लिया है। वो वीडियो की क्लिप भी है हमारे पास। कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों मारा है। मारपीट करने वाले कौन थे? एमबीबीएस के स्टूडेंट। अभी वैसे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टूडेंट थे वो। जानते नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन उनका वीडियो है हमारे पास में। 6 बंदे थे, 5 से 6 बंदे थे। आपकी जर्नी? हाँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी बांसवाड़ा जिले में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में डबी कैंडिडेट मामले में पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुशलगढ़ के टिम्बा मोहड़ी के राजेंद्र कुमार डिंडोर, पाली बड़ी निवासी नरेश कटारा, सुखेड़ा निवासी रमेश चंद्र अड़ को गिरफ्तार किया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट मामले में 26 जून को 15 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने सविता डोडियार, प्रवीण मालवीय, खातूराम कटारा, सनक सिंह खटिया और श्रीराम जाट को जेल भेजा है। वहीं आरोपी राजेंद्र कुमार डिंडोरा, नरेश कटारा और रमेश चंद्र की जांच जारी है। मामले में पुलिस को विनिश गरासिया, गौरव कुमार कामूल और रामेश चंद्र दामा की तलाश जारी है। तो डमी कैंडिडेट मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस पूरे मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 26 जून को 15 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का ये मामला है, जिसमें डमी कैंडिडेट के मामले में 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। भीलवाड़ा में पति के खिलाफ धमकाने की रिपोर्ट करना पीड़ित को भारी पड़ गया। ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। पथराव में 5 लोग घायल हो गए और घटना बागौर थाना इलाके के भावलास गांव की है। वहीं पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ससुराल पक्ष के लोगों ने घर पर पथराव किया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, पथराव में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बागौर थाना इलाके के भावलास गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पथराव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पति के खिलाफ शिकायत करना भारी पड़ा। ससुराल पक्ष के लोगों ने घर पर पथराव किया। कोटा में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आज सुबह से ही राहत मिलनी शुरू हो गई है। कोटा में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। धान और सोयाबीन की बुआई के बाद मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई। बीकानेर जिले में सीएम भजन लाल 28 जून को हाईटेक पीएचसी का उद्घाटन करेंगे। बीकानेर के सीलवा गांव में पीएचसी को दुलाराम कुलरिया की याद में उनके बेटे नरसी कुलरिया ने बनवाया है। पीएचसी में कई जिला अस्पतालों से बेहतर एडवांस्ड लेटेस्ट फैसिलिटीज मरीजों को मिल सकेंगी। कुलरिया परिवार ने अस्पताल के लिए 4 बीघा जमीन 15 करोड़ में खरीदा। अस्पताल को नए संसद भवन का निर्माण कंपनी ने बनाया है। नरसी कुलरिया ने कहा है कि पीएचसी में एक्सरे, ईसीजी, सीवीसी सहित कई गंभीर बीमारियों के टेस्ट की सुविधाएं हैं, जिससे इलाके के लोगों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिल्डिंग के अंदर 100 टन लो लगा है जमीन के अंदर, उसको ऊपर बनाना चाहे तो हम ऊपर भी बना सकते हैं। दूसरा, हमने इसका इंटीरियर जो किया है, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बनाते हैं, हमें पता है अंदर का पैरामीटर, हेल्थ के हिसाब से वार्ड कैसे बनना चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, पेंट कौन सा लगाना चाहिए, सीलिंग कौन सा लगाना चाहिए। और साथ साथ में हमारे डॉक्टर भी यहाँ नॉलेज वाले डॉक्टर हैं, उनको जो मशीनें आज के समय के अनुसार चाहिए, हमने वो सब मशीनें भी उपलब्ध कराई है। हॉस्पिटल हमने जो सीमेंट यूज़ किया है, हमने इसके अंदर पेंट यूज़ किया है, हर मटेरियल यूज़ किया है, ग्रीन लीड सर्टिफाइड मटेरियल यूज़ किया, ताकि हेल्थ के लिए भी वो अच्छा होता है। और फाइनली
हमारे अड़ोस पड़ोस के जो 8-10 गांव है, जिसमें 20,000, 30,000, 40,000 लोग हैं, और शायद ज़्यादा भी जुड़ जाएंगे। यहाँ का उपचार अगर बराबर होगा तो ज़्यादा भी लोग जुड़ जाएंगे और एरिया के लोगों को बहुत फायदा होगा। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश जश्न की तैयारी कर रहा है। जयपुर के शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज का परिवार अपने बेटे की शहादत पर फख्र महसूस कर रहा है। राजस्थान के जयपुर में बना ये स्मारक 25 साल पहले कारगिल जाट रेजिमेंट के कैप्टन अमित भारद्वाज के बलिदान की याद दिलाता है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए देश तैयार है। ऐसे में शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज का परिवार भी अपने बहादुर बेटे को याद कर रहा है। शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज की मां बताती हैं कि वे बचपन से ही लोगों की सहायता करने में आगे रहते थे और उनका यही जज्बा युद्ध के मैदान में भी कायम रहा। बच्चे की यादें तो बचपन से ही बहुत सारी होती है, उनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन बचपन से ही ये थोड़ा नॉटी बॉय था, बहन को परेशान करने में बहुत सही और जॉली मूड का बच्चा था ये मेरा। और ये बहुत हेल्पिंग नेचर का था ये। अमित के पिता उस दिन को याद करते हैं जब उनके बेटे की शहादत की खबर पहुंची थी। ये शहीद हो गया, इसके बाद एक बार लगता था एक पर्सनल लॉस है, एक पिता का एक लड़का चला गया, भविष्य का भी ध्यान रखता है, परंतु जब काज के लिए उस शहीद हुआ है तो उससे मुझे कर लगता है कि उसने एक अच्छा काम किया है देश के प्रति और अपने आप को समर्पित करके देश की सीमाओं की रक्षा की है हमारा। कैप्टन अमित भारद्वाज की बहन बताती हैं कि शहादत से 2 महीने पहले उन्होंने अपने संजू भैया से क्या कहा था। 4 मार्च को ये अपने एक ब्रदर के साथ में वहाँ पे इंडिया गेट पे था, तो मतलब उसने बोला संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। तो संजू ने उसे मजाक किया कि तू पिछले जन्म की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो 47 और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए में कहता नहीं संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। कौन किसको विश्वास होगा कि इस चीज़ का कि उसके 2 महीने बाद ही वो उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और उसका 20 साल बाद में वहाँ पे वॉर मेमोरियल बना, नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसमें उसका नाम वहाँ पे अंकित है। कारगिल में भारत की शानदार जीत की याद में देश में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।